हाय एवरीवन, आई एम प्रिंस कटियार एंड वेलकम टू लर्निंग लॉजिक। और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे जनरेटिव एआई के कुछ ऐसे टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी जो कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस फील्ड में हैं तो नए नए कौन से वर्ड्स आ रहे हैं, क्योंकि नए रोज रोज रिसर्च हो रहे हैं, उससे रिलेटेड नई नई वर्ड्स आ रहे हैं, नए नए टाइप की एआई आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आई बिलीव कि आपको पता होनी चाहिए। तो बस यही है हमारी वीडियो, और हम अप्रॉक्स 20 टर्म देखने वाले हैं और उनका एक्सप्लेनेशन भी आपको करने वाले हैं। तो आप परेशान ना होना, बस बैठ जाना है और सारी चीज़ें मैं आपको सिखा दूंगा। चलिए, तो बिना देरी के हुए ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे, एंड आई होप आई बिलीव कि आप स्क्रीन देख पा रहे होंगे। न्यू जनरेटिव एआई टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी आज का हमारा ये एजेंडा रहने वाला है। अब मूव करते हैं इधर, और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या है और क्या हम आज डिस्कस करेंगे, कौन कौन से वर्ड्स हैं, कौन कौन से वो टर्म्स हैं जिन्हें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कुछ टर्म्स लाइक इंटेलिजेंट एक्सप्लोजन, में भी आपको नहीं पता है, और प्रॉम्प्ट इंजेक्शन, सिंथेटिक डेटा जनरेशन, ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस। ये आप देखेंगे एस क्या होता है, आप देखेंगे JSL क्या होता है, स्टाइल ट्रांसफर क्या होता है, मल्टी मॉडल एआई क्या है, आप थ्रूपुट, लेटेंसी, एक्सप्लेनेबल एआई। मतलब बहुत सारे ऐसे कमाल के टर्म्स हैं जो इस जनरेटिव एआई की फील्ड में हमें बहुत आगे चल के यूज़ करने पड़ेंगे। तो बेसिकली बिना देरी किए हुए हम आपको यहाँ पर ले चलते हैं, और एक एक वर्ड को, एक एक टर्म को हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। बिलीव मी, दिस विल हेल्प यू अलाउट। अगर आप जनरेटिव एआई सीख रहे हैं तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा कैजुअली आप यूज़ करने वाले हैं। तो उन सारे वर्ड को हम यहाँ पर एक बार में देख लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहला वर्ड आता है हमारा इंटेलिजेंट एक्सप्लोजन, राइट। इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन, और इस सिचुएशन का मतलब यहाँ पर क्या है वही हमें सीखना है। आप सोच के देखिए कि जब हमारे जो एआई मॉडल्स हैं, एआई मॉडल अगर खुद के लिए नए एआई मॉडल्स बनाने लग जाएं और वो खुद ही रिसर्च करने लग जाएं, मतलब वो डेवलपमेंट खुद ही करने लग जाएं, प्रोडक्शन खुद ही करने लग जाएं, और रिसर्च भी खुद ही करने लग जाए, और इम्प्रूवमेंट भी जो दिक्कत उन्हें लगे वो करने लग जाएं, तो इस सिचुएशन को हम बोल देंगे इंटेलिजेंट एक्सप्लोजन हो गया। मतलब अगर आप यहाँ पर देखेंगे, व्हेन एआई सिस्टम बिगिंस टू सेल्फ इंप्रूव, अगर जो मॉडल्स हैं, एआई है, वो खुद ही अपने आप को बनाने लग जाए, वाई इंटेलिजेंस, वाई री राइटिंग देयर ओन कोड एंड क्रिएटिंग बेटर वर्जन ऑफ इट सेल्फ। मतलब जो मॉडल है वो खुद को और अच्छा करने लग जाए, और अच्छा करने लग जाए, तो इस प्रोसेस को या इस कॉन्सेप्ट को हम बोल देंगे इंटेलिजेंट एक्सप्लोजन। दिस कुड बी लीड टू द रैपिड अनकंट्रोलेबल ग्रोथ। ओके, बिल्कुल सही बात है। अगर वो करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो लिमिटेड नॉलेज है, हम जो रिसर्च करते हैं एक पर्सन का एक्सपीरियंस होता है, फिर एक लिमिट भर ही वो कर सकता है, बट एआई के पास तो पूरे इंटरनेट का डेटा है, तो वो किस लेवल की रिसर्च करेगा, आई बिलीव यू कैन इमेजिन दैट। तो ग्रोथ एंड इन कैपेबिलिटीज पोटेंशियल सरप्राइजिंग द ह्यूमन अंडरस्टैंड एंड कंट्रोल। तो अलग लेवल की रिसर्च होगी, और उसके बेस पे जो नए नए मॉडल्स बनेंगे वो अलग होंगे, इसलिए हम बोल रहे हैं कि इंटेलिजेंट का पूरा एक्सप्लोजन हो जाएगा, एक नई दुनिया क्रिएट हो जाएगी, और मे बी ह्यूमन का वहाँ पर एग्जिस्टेंस भी खत्म हो जाए। तो इसको आई बिलीव कि ये ना आए जल्दी, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन होगी अगर ऐसा आता है, बट इस टर्म को हमें पता होना चाहिए। सो एग्जांपल की आप बात कर सकते हैं कि एक ऐसा कोई मॉडल है इवन बेटर, और वो खुद से और अच्छे अच्छे मॉडल्स बनाने लग जाए, तो ये इसी को हम बोलेंगे इंटेलिजेंट एक्सप्लोजन। आई बिलीव आपने ये वर्ड समझ लिया होगा। मूव करते हैं प्रॉम्प्ट इंजेक्शन। अब प्रॉम्प्ट इंजेक्शन क्या होता है, आपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सुना होगा, ठीक है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर क्या होता है कि आपका जो वर्ड है, ठीक है, आपका एक मॉडल है। अब आप क्या करते हैं कि इस मॉडल से अगर आपको आउटपुट अच्छे चाहिए, तो आप क्या करते हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करते हैं, ताकि इस एलिमेंट से, सॉरी, इस मॉडल से चीज़ों को आप अच्छे अच्छे जो आउटपुट है उसे फेच कर पाओ। ठीक है, समझ में आया। उसका रिवर्स पार्ट ये है कि जो हमारा आउटपुट है उसका काम है कि एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से आउटपुट देना, और जो इन्फॉर्मेशन है लाइक प्राइवेट है उसको आपके सामने ना बताए, ठीक है, एक वे में आंसर करे, किसी को गाली गलौज ना करने लग जाए। ये रूल्स होते हैं। एक चैटबॉट को जब ट्रेन किया जाता है उसको ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। बट हम क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसा देखो, अ टेक्निक वेयर वी यूज टू मैनिपुलेट द इनपुट प्रॉम्प्ट एंड चेंज द एक्सप्लॉइट एंड एआई बिहेवियर, जिसमें हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे प्रॉम्प्ट डालेंगे जो एआई के बिहेवियर को चेंज कर देगा, और वो हमें गलत सलत आंसर देने लग जाएगा। तो ऐसे प्रॉम्प्ट इनका यूज़ करके एआई का बिहेवियर चेंज हो जाए, जो एक्चुअल उसका बिहेवियर था, जो एक्चुअल तरीके से उसे आंसर करना चाहिए वो ना करके वो अलग तरीके से करने लगे। इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजेक्शन। मतलब एक हमने ऐसा इंजेक्शन दे दिया अपने मॉडल को कि वो गलत तरीके से आंसर करने लगे। बस आप इस तरीके से इस वर्ड को समझ लिए। अब आप यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दिया जो
An AI chatbot is trained to avoid discussing sensitive topic, ठीक है. Prompt injection might involve rephrasing the question in a way that the bypass the restrictions such as, ठीक है. तो लेट्स सपोज किसी कंपनी का जो सीक्रेट फॉर्मूला होता है उसके ऊपर डेटा पे हमने कोको कोला के रिलेटेड चीज़ों को ट्रेन किया था, बट वो उसके सीक्रेट फॉर्मूला को हमने सेंसिटिव किया था कि मत देना, बट वो देने लग जाए तो इसे बोलेंगे कि हमने AI इंजेक्शन कर दी जिसकी वजह से वो हमें सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी देने लग गया. I believe that is clear, right? Okay, next move to next question and synthetic data generation. अब आपने, अगर आप AI फील्ड से हैं, इट मीन्स आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, बहुत ही फेमस है, डेटा ऑगमेंटेशन. अब डेटा ऑगमेंटेशन ये कहता है कि अगर आपके पास इमेज डेटा कम है या कोई भी डेटा कम है तो आप उसमें थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं, लाइक रोटेट कर दो इमेज को, ठीक है, उसका एंगल चेंज कर दो, ठीक है, उसका कलर चेंज कर दो, ठीक है. इस तरीके से हम क्या करते हैं, डेटा को और जनरेट कराते हैं. ये हमारा कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करते हैं. सिमिलर कॉन्सेप्ट हमारा यहीं पे है कि हम क्या करते हैं यहाँ पर, जो हमारा डेटा होता है, लाइक अगर आप देखें द क्रिएशन ऑफ द आर्टिफिशियल डेटा. अब एक्चुअल डेटा हम नहीं ले रहे किसी का, क्योंकि प्राइवेट कंपनी है, उसमें उसका नाम पड़ा है, सारी चीज़ें हैं. एक एग्जाम्पल देते हैं और उस डेटा का यूज़ करके हम नया सैम्पल डेटा बना लें, उसे बोलते हैं हम सिंथेटिक डेटा जनरेशन. एग्जाम्पल देते हैं, पेशेंट का डेटा है किसी हॉस्पिटल में. अब पेशेंट का डेटा अगर बाहर हम ले जाएंगे, मॉडल को ट्रीट करेंगे, ट्रेन करेंगे, तो मतलब उस पेशेंट की जो प्राइवेसी है वो सारी चली जाएगी. सबको वो नहीं बताना चाहता था उसे क्या बीमारी है, बट अगर आपने डेटा लीक कर दिया तो सबको पता चल जाएगा. तो हम क्या करने वाले हैं, उस तरीके के डेटा को हमने ले लिया कि इस पेशेंट में ये एज है, वो सारी चीज़ें, बट उसका जो नाम था हमने हटा दिया, ठीक है. अब डेटा कैसा हो गया हमारा, सिंथेटिक डेटा हो गया, कि हमने उस डेटा की स्टाइल कॉपी कर ली कि किस तरीके का डेटा है, ठीक है. उससे जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन थी उसे छुपा के और उसी टाइप का नया डेटा अपना बना लिया, ठीक है, कि हमने देखा था ऐसे ऐसे बंदे थे, ये फीचर थे, इसके बेस पे बस उसका नाम चेंज कर दिया, या बाकी जो भी उसका एड्रेस वगैरह थी वो डिटेल हटा के हमने डेटा जो बना लिया उसे बोलते हैं हम सिंथेटिक डेटा. या जो हमारा एक्चुअल प्रीवियस डेटा है उसी से हमने नया डेटा क्रिएट किया जो कि AI ने क्रिएट किया, एक्चुअल में वो डाटा नहीं है, तो उसे हम बोल देते हैं सिंथेटिक जनरेटेड डेटा, ठीक है. जनरेट किया गया है पुराने सैंपल को. जैसे अगर आप डेफिनेशन देखें, द क्रिएशन ऑफ द आर्टिफिशियल डेटा दैट मिमिक द प्रॉपर्टीज ऑफ द रियल वर्ल्ड डेटा, दिस इज यूज टू ट्रेन AI मॉडल विदाउट कंप्रोमाइजिंग द सेंसिटिव और द प्राइवेट इन्फॉर्मेशन. प्राइवेट डेटा को आपको छोड़ दिया जाएगा, बस उसी तरीके से नया डेटा क्रिएट किया जाएगा. इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सिंथेटिक डेटा जनरेशन. मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड हमें दिख रहा है, ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस. अब ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस का मतलब यहाँ पर ये होता है कि अगर आप देखेंगे, अ डॉक्टर यूजेस AI टूल दैट एनालाइज द मेडिकल इंटेलिजेंस. आपने देखा होगा ऑगमेंटेड डिवाइसेस. तो यहाँ पर होगा क्या, ह्यूमन प्लस मशीन्स का कोलेबोरेशन होगा. अब ये दोनों मिलके हमारा डिसीजन ले रहे होंगे, दोनों मिलके हमारे लिए काम कर रहे होंगे, तो इस टाइप की जो इंटेलिजेंस होती है या मशीन्स होती हैं उन्हें बोलेंगे ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस. कैसे, तो आपने देखा कि एक डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर है और वो क्या कर रहा है, मेडिकल इमेज उसे चेक करनी है, उसके बाद पे दवाई देनी पेशेंट का, फिर उसे बताने पेशेंट को कि क्या दिक्कत है. तो इतना सारा कुछ डॉक्टर नहीं करेगा, जो इमेज है एक मॉडल हमारा वो बताएगा, इस पूरी रिपोर्ट को एनालाइज करेगा और डॉक्टर को डायरेक्टली बता देगा यहाँ पर क्या क्या दिक्कत है. उसके बाद डॉक्टर उसे चेक करेगा और वेरीफाई करके आपको आंसर कर देगा. तो इसमें हुआ क्या, डॉक्टर का काम थोड़ा सा कम हो गया, और उसने यहाँ पर मॉडल ने क्या किया, जो भी हमारे मेडिकल इमेज थी उनको उसने क्या कर लिया, एनालाइज कर लिया. ठीक, वो एनालाइज कर सकता है और बेटर डॉक्टर से कर सकता है. ठीक, एनालाइज करने के बाद उसने डॉक्टर को ये सजेस्ट किया, फिर डॉक्टर ने जस्ट क्रॉस चेक कर लिया और उसके बाद में डॉक्टर ने आपको सारी चीज़ें बता दी कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है. तो इससे हुआ क्या, थोड़ा सा चीज़ें हमारी फास्ट हो गई. इस तरीके की जो इंटेलिजेंस है, अगर आप किसी भी तरीके में देखोगे यहाँ पर, लाइक आपने देखा होगा ऑनलाइन रोबोट, सॉरी ऑनलाइन सर्जरी आपने देखी होगी. तो सर्जरी में क्या हो रहा है कि हम डॉक्टर अलग है और पेशेंट अलग है, तब भी हम वहाँ पर सर्जरी कर रहे हैं. तो इस सारी चीज़ें जो हो रही हैं उसे बोलते हैं ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस. ठीक, and now move to the next question, and here we will see the constitutional AI. and what is constitutional AI? देखो, constitutional AI का मतलब बस इतना है कि सेट ऑफ रूल, जैसे हमारे लिए रूल होते हैं उसे हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमें किस तरीके से कंट्री में रहना है. उसी तरीके से AI के लिए भी हमने कुछ रूल बनाए हैं कि किस तरीके से AI बिहेव करेगी. तो उसके लिए जो रूल्स बनाए हैं, उस रूल्स को अगर AI फॉलो कर रहा है तो हम उसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल AI. उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, उस रूल को फॉलो करके जो AI हमारे सिस्टम बन रहे हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल AI होंगे. मतलब वो कोई भी बायस्ड आंसर ना कर रहे हो, किसी के लिए गलत ना बोल रहा, किसी की प्राइवेट डेटा ना बाहर डिस्क्लोज कर रहा हो, अब हेलुसिनेशन आंसर ना दे रहे हो. तो ये रूल है कि ऐसा AI मॉडल नहीं करना चाहिए. तो अगर कोई मॉडल ऐसा कर रहा है
मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। अगर जो नहीं कर रहा है, जो रूल्स फॉलो कर रहा है, तो वो हमारा हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल एआई। पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। AI system trained under the predefined set of ethical guidance and the principles to ensure the responsible behavior, मतलब प्रॉपर जो रूल्स हैं उसके हिसाब से काम करे। द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स एज द सेट ऑफ द रूल टू द AI टू फॉलो। अब ये रूल का मतलब है कि भैया तुम्हें ये इतना करना पड़ेगा, अगर आपको यहाँ पर मॉडर्न की दुनिया में रहना है तो आप ऐसे आंसर करोगे, नहीं तो हम आपको ब्लैक लिस्ट कर देंगे। ठीक, चलो आगे मूव करते हैं। ब्लैक बॉक्स AI, अब इसका अपोजिट हो गया ब्लैक बॉक्स AI। ब्लैक बॉक्स AI का मतलब ये होता है कि लेट सपोज आप गए बैंक में, ठीक है, एक एग्जांपल से समझाते हैं ब्लैक बॉक्स एआई को, कि आप बैंक में गए, बैंक में आपने अप्लाई किया कि मुझे लोन चाहिए। अब इसके दो केसेस हो सकते हैं कि आपको लोन मिलेगा या आपको लोन नहीं मिलेगा। और अगर नहीं मिलेगा तो आपको रीज़न बता दिया जाएगा कि भैया ये नहीं मिल रहा, इसकी वजह से आपको लोन नहीं मिला। तो ब्लैक बॉक्स एआई क्या करेगा, आपको रीज़न भी नहीं बताएगा और लोन भी नहीं देगा। बोलेगा आपको लोन नहीं दे रहा, डिक्लाइन, बट आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि क्यों, ठीक है, किस तरीके से उसने आंसर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो डिसीजन लिया गया उसका हमें ये नहीं पता चलता, वाई दिस डिसीजन हैज़ बीन टेकन, किस बेस पे लिया गया है। तो ऐसे मॉडल जहां पर आपको ये नहीं पता चले कि जो आंसर आया है कहाँ से आया है, किस चीज़ को एनालाइज करके या किस फैक्ट पे आप हमसे बोल रहे हैं कि आपको लोन नहीं देंगे, तो ये नहीं पता चलता ब्लैक बॉक्स एआई में। यहाँ पर क्या होता है, इंटरनल डिसीजन मेकिंग होती है, नॉट ट्रांसपेरेंट, आपको नहीं पता चलेगी। तो इसका अपोजिट एक वर्ड होता है जिसे बोलते हैं वाइट बॉक्स एआई। अब इस एआई में क्या होगा, आपको लोन नहीं मिल रहा है सपोज, तो आपको रीज़न बता दिया जाएगा कि ये लोन है, आपको नहीं मिलेगा, बट आपका ये रीज़न है कि आपकी लास्ट में जो रिकॉर्ड है या आपका जो बैंकिंग फाइनेंशियल क्रेडिट है वो बहुत गंदे हैं, इसकी वजह से आपको हम लोन नहीं दे रहे हैं। बट ब्लैक बॉक्स में क्या होगा, आपको डिसीजन कैसे लिया गया, क्यों लिया गया, बताया नहीं जाता और इसमें पता चल जाता है। ठीक है, तो आपके हिसाब से बताओ कमेंट करके कौन सा अच्छा है, ब्लैक बॉक्स अच्छा है या वाइट बॉक्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं एंड मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और इस क्वेश्चन को आप देखिएगा, री लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, आई बिलीव ये आपको शायद पता होगा क्योंकि इसका हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, आपने देखा होगा। इट इज़ द मेथड विच इज यूज टू फाइन ट्यून यूजिंग द ह्यूमन फीडबैक रेदर देन जस्ट रिलाइंग ऑन द प्रेडिक्टेड ट्रेनिंग डेटा। अब हमने क्या किया है कि जैसे हमारे जनरेटिव एआई जो मॉडल्स हैं, तो उनका जो हम फीडबैक देते हैं, मतलब उनको हम ट्रेन करते हैं, तो सिर्फ हम मॉडल के जो डेटा होता है उस पर ट्रेनिंग करके उस मॉडल को पूरा मतलब एक्यूरेट नहीं मान लेते कि इसका प्रोडिक्शन सही है कि नहीं। हम खुद ही चेक करेंगे कि इसका जो टेक्स्ट जनरेट कर रहा है क्या वो सही है। ठीक है, उसके बाद अगर नहीं सही है तो हम दोबारा कहेंगे ट्रेनिंग करना। बाकी हम क्या करते हैं, मॉडल से बोलते हैं कि आप ही चेक कर लो सही है कि नहीं है, बट यहाँ पर हम ह्यूमन फीडबैक लेते हैं और उस फीडबैक से उसको दोबारा बोलते हैं कि आप ट्रेन करो। ह्यूमन ने कहा है ये आपको इंप्रूव करना है, फिर वो सारी चीज़ें हम रिपीट करने को बोलते हैं, उससे वो रिपीट करेगा, फिर जाके उसकी थोड़ी सी ट्रेनिंग और अच्छी होगी। तो ये एक प्रोसेस चलता रहता है जिसे बोलते हैं हम री लर्निंग थ्रू ह्यूमन फीडबैक। अगर आप यहाँ एग्जांपल देखेंगे, दिस मेक एआई सिस्टम फॉर द अडेप्टेबल एंड अलाइन एंड ह्यूमन वैल्यूज एंड द प्रेफरिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द ह्यूमन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। ये यहाँ पर इसका इंपॉर्टेंस आप देख सकते हैं। बट आप अगर देखेंगे तो जो सेल्फ ड्राइविंग कार है हमारी, या एक रोबोट है, ह्यूमन रोबोट है, तो उन सारी चीज़ों को हम ऐसे ट्रेन करते हैं री लर्निंग के थ्रू फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक। ठीक, ह्यूमन बताएगा कि क्या गलती है, ना कि मशीन खुद ही बताएगी। चलेगा, चलेगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टाइल ट्रांसफर। अब स्टाइल ट्रांसफर के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या, टेक्निक इन एआई वेयर द स्टाइल ऑफ एन इमेज और अ वीडियो इज मॉडिफाइड व्हाइल कीपिंग द कंटेंट अनचेंज। तो आप इसे एग्जाम से देखिए कि एक हमारी पेंटिंग स्टाइल थी ऑफ अ फोटोग्राफ इन अ सिटी स्पेस। द आउटपुट लुक लाइक अ पेंटेड बाय द वैन गन व्हाइल द लेआउट एंड द डिटेल ऑफ द सिटी रिमेन्स द सेम। अब हुआ क्या, इसे बोलते हैं कि हमने कॉपी कर लिया उसका स्टाइल। ठीक है, किस तरीके से चीज़ें बनाई गई थी उसका हम सिर्फ स्टाइल कॉपी कर रहे हैं, बट हम अलग अपना कुछ बना रहे हैं। किसी की कॉपी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ स्टाइल कॉपी कर रहे हैं, इसे बोलते हैं स्टाइल ट्रांसफ़र। तो कभी कभी हमें एक मॉडल का जो आर्किटेक्चर है उसे ट्रांसफ़र करना होता है दूसरी जगह। ठीक है, ताकि हमारा आउटपुट सेम जनरेट हो, बट जो जनरेट करने के जो पैरामीटर्स हैं वो सेम रहें, बट आंसर अलग आए, राइट, जो हमारा डेटा होगा उसके हिसाब से। तो वहाँ पर हमें स्टाइल ट्रांसफ़र का यूज़ करना पड़ता है कि कौन से मॉडल हमें जो पैरामीटर कौन कौन से सेट किए हैं, तो वो हमारी चीज़ें हो जाती हैं इसके अंदर कि क्या क्या किस तरीके से आंसर दिखेगा, राइट, कौन कौन से पैरामीटर्स यहाँ पे चेक किए जाएंगे, कैसे आंसर वेरीफाई किया जाता। तो यहाँ पर स्टाइल हमने कॉपी कर ली है, ना कि उसके एक्चुअल डेटा को। इसे हम पूरा कॉपी नहीं बोलेंगे, सिर्फ स्टाइल ट्रांसफर बोलते हैं। जैसा आपने सुना होगा ट्रांसफर लर्निंग, जिसमें हम क्या करते हैं कि डेटा के जो मॉडल्स हैं, पैरामीटर्स हैं, उन्हें ट्रांसफर कर लेते हैं और उसके ऊपर डेटा को ट्रेन करा देते हैं। तो सेम यहाँ पर भी होता है। ठीक है,
ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा न्यूरल आर्किटेक्चर सर्च। अब ये क्या होता है, यहाँ देखिए, इट इज़ अ मेथड ऑफ ऑटोमेटिकली फाइंडिंग द बेस्ट न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर फॉर द गिवन टास्क। Using the algorithm, it explore and evaluate different model architecture to identify the most efficient configuration। होगा क्या यहाँ पर कि आप अगर न्यूरल आर्किटेक्चर सर्च करेंगे तो आपके पास मल्टीपल आर्किटेक्चर आ चुके हैं, बट आपको नहीं पता कि किस काम के लिए कौन सा आर्किटेक्चर बेटर रहेगा। तो अब हमारे पास ये टेक्निक आ चुकी है कि हम पता कर सकें कि इस पर्टिकुलर डेटा सेट पे या इस पर्टिकुलर काम के लिए कौन सा आर्किटेक्चर सही रहेगा। तो अगर आपको पता करना तो उसके लिए आप इस टेक्निक का यूज़ करेंगे, न्यूरल आर्किटेक्चर सर्च का। ये क्या करेगा, सारे जितने भी आपके आर्किटेक्चर हैं उनको एनालाइज करेगा और उसके बेस पे आपको आंसर देगा। ठीक है, तो आई बिलीव ये भी बहुत ही सिंपल सा था, आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन ये काम की चीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको नहीं पता है ऐसा कुछ होता तो आप एक एक को चेक करते रहोगे और उसमें आपका टाइम बहुत खराब होगा, जो कि सही नहीं है। तो ये क्लास आपको काम आएगी, राइट। चलिए इसी तरीके से मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यहाँ पर आता है हमारा मल्टी मॉडल एआई। एंड आई बिलीव कि अब तो आप इसको यूज़ भी कर रहे होंगे। एंड जैसे आपने देखा कि एक मॉडल है, ठीक है, और वो हर तरीके के डेटा के ऊपर काम कर ले, चाहे हमें टेक्सुअल डेटा पे काम करना कर देगा वो, कोडिंग डेटा पे काम करना है कर देगा वो, इमेजरी डेटा पे इमेज वाले डेटा को जनरेट कराना है तब भी कर देगा, और वीडियो भी अगर हमें जनरेट कराना है तब भी कर देता है। तो इसे बोलते हैं मल्टीपल ठीक है, मल्टीपल डेटा, चाहे वो टेक्सुअल हो, टेक्स्ट हो, इमेज हो, स्पीच हो, वीडियो हो, किसी भी तरीके का डेटा हो, उन सारी चीज़ों को वो प्रोसेस कर सकता है। एंड एक ही मॉडल में अगर ये सारी कैपेबिलिटीज़ होती हैं, देन वी कॉलिंग इट एज ए मल्टी मॉडल एआई। और इससे जो भी हम सिस्टम बनाते हैं, जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे, उस प्रोडक्ट को बोल देते हैं मल्टी मॉडल एआई। तो दैट इज़ इजी, दैट इज़ वेरी सिंपल, लाइक वर्चुअल असिस्टेंट्स आपने देखे होंगे, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो मल्टीपल या मोर देन वन चीज़ों को कर सकते हैं, राइट। और इस समय ये बहुत क्रेजी चल रहा है, तो आपको बताना है कि ऐसा कोई भी एलएलएम मॉडल जो कि मल्टी मॉडल है, कमेंट करके बताइए इसमें, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड आई बिलीव कि आपको अभी तक इस क्लास में फुल इंजॉयमेंट मिल रहा होगा, और आगे के हमारे 10 से 20 आई थिंक 10 और बचे हुए हैं टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी, उनको भी हमें यहाँ पर कर लेना ताकि कोई दिक्कत आपको ना आए, सारे आप एक बार में आराम से देख लें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, एंड आगे बढ़ने के बाद हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है इन्फरेंस टाइम। अब इन्फ्रेंस टाइम एक ऐसा वर्ड है जो कि पता होना चाहिए बेसिकली आपको कि क्या होता है। द टाइम इज टेकन फॉर एन एआई मॉडल टू प्रोसेस इनपुट एंड जनरेट एन आउटपुट आफ्टर बीइंग ट्रेन। ठीक, तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे कि एक मॉडल है, उस पे आपने इनपुट दिया और उसने प्रोसेस करके आउटपुट दिया, तो इसमें जो टाइम लगता है उसे बोलते हैं उसका इन्फ्रेंस टाइम। ठीक है, इन्फ्रेंस टाइम बोलते हैं, मतलब जो भी आपने इनपुट डाला और उसके बेस में कितना टाइम लगा उसे ट्रेन करके, मतलब आंसर कैलकुलेट करने में, उसे बोलते हैं कि इस इन्फ्रेंस टाइम। और यहाँ पर रिस्पॉन्स टाइम एक और होता है जो कि थोड़ा सा एडअप होता है, या हम बोलेंगे इन्फ्रेंस में कुछ ऐड कर दिया जाता है। क्या है कि यहाँ पर देखिए, द टोटल टाइम टेकन फ्रॉम द रिक्वेस्ट इज मेड व्हेन अ रिस्पॉन्स इज रिसीव्ड, इट इज इंक्लूडेड द बोथ द इन्फ्रेंस टाइम। इसके अंदर इन्फ्रेंस एंड नेटवर्क डिले दोनों चीज़ें होती हैं। तो आपने इससे पूछा कुछ क्वेश्चन, ठीक है, तो एक तो मॉडल ने टाइम लिया होगा, दूसरा नेटवर्क के थ्रू अब तक वो रिस्पॉन्स पहुंचने में टाइम लगा होगा। तो एक तो नेटवर्क का टाइम एंड इन्फ्रेंस टाइम, अगर आप दोनों को सम कर दो तो वो हमारा हो जाता है रिस्पॉन्स टाइम। और ये आप बताओ कमेंट करके कि रिस्पॉन्स टाइम कम अच्छा होता है, रिस्पॉन्स टाइम ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, एक मॉडल जितना टाइम लेता है उसे बोलते हैं उसका इन्फ्रेंस टाइम, और आपको रिस्पॉन्स मिलने में नेटवर्क की वजह से जो और एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है उसे बोल देते हैं टोटल जो हमारा है टाइम लगा, उसे बोलेंगे हम रिस्पॉन्स टाइम। ठीक, आई बिलीव कि इतना आपको समझ आ चुका होगा। एंड हमने 12 टर्म सीख लिए, आप बिलीव करेंगे इतनी कम टाइम के अंदर हम 12 ऐसे टर्म सीख चुके हैं, और जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। एंड सिमिलर एक और बार हमें यहाँ पर चीज़ें दिखी हैं जिसमें आता है हमारा थ्रूपुट एंड लेटेंसी। अब मेरा सिंपल सा आपसे क्वेश्चन है कि आप गेमिंग खेलते होंगे, और अगर आप इस जनरेशन के हैं, इट मीन्स आप खेलते होंगे। तो गेम खेलते टाइम आप क्या चाहते हो कि आपका जो सिस्टम है वो जैसे ही आप बटन क्लिक करो और वो उसका तुरंत रिएक्शन होना चाहिए, आप क्या चाहते हो कि जैसे आपने क्लिक करी वहां पर क्लिक होना चाहिए, या आप चाहते हो कि आपने क्लिक कर दिया बट बाद में 1-2 सेकेंड के बाद वहां पर हो रहा है। तो आई बिलीव आप चाहोगे कि जैसे ही आपने क्लिक किया तुरंत वहां पर आपके गेम में भी वो रिस्पॉन्स होना चाहिए। तो इसी को तो बोलते हैं लेटेंसी। आप समझ पाए क्या, यही तो कॉन्सेप्ट है लेटेंसी का, कि आप अगर गेम खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपका सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है
ठीक है, वो कितना फास्ट है। अगर लेटेंसी कम होगी, इट मीन्स आपका सिस्टम क्विक रिस्पॉन्स कर रहा है, जैसे आपने ब्रेस बटन प्रेस किया और वो उधर उसने रिस्पॉन्स कर दिया। और अगर आपके सिस्टम की लेटेंसी हाई है, तो इसमें क्या होगा, आपने तो बटन प्रेस कर दी और वो लड़ाई कर रहा, घुसा मार रहा, गन चला रहा, बट वो 1 मिनट बाद गन चलाएगा, 1 सेकेंड बाद गन चलाएगा, तो तब तक वो शायद मारा भी जा सकता है। तो आप क्या चाहोगे, लेटेंसी हमेशा कम होनी चाहिए, और यही हमारे मॉडल के टर्म में भी होती है। ठीक है, कि जो हमारा रिस्पॉन्स आता है, यूज़र इंटरफेस, यूज़र एक्शन एंड सिस्टम का जो रिस्पॉन्स आता है, उसके बीच में जो टाइमिंग होती है, उसे बोलते हैं हम लेटेंसी। और इससे रिलेटेड हमारा एक वर्ड रहता है थ्रूपुट, द नंबर ऑफ टास्क एंड द डेटा पॉइंट प्रोसेस्ड बाय द सिस्टम विद इन अ स्पेसिफिक टाइम। हेयर द, ये हमारा हो जाता है एक तरीके का थ्रूपुट, कि आपके सिस्टम ने 1000 लोग हैं, ठीक है, अब वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस कैन हैंडल 1000 रूम स्ट्रीमिंग कंटेंट साइमल्टेनियसली बिकॉज ऑफ द हाई थ्रूपुट सर्विस। अब यहाँ पर आप देखिए कि 1 सेकंड में कितनी रिक्वेस्ट को या कितने यूज़र को आपका सिस्टम हैंडल कर सकता है, उसे बोल देते हैं हम यहाँ पे थ्रूपुट। ठीक, जैसा एग्जांपल यहाँ पर दिया है कि थ्रूपुट कितना होना चाहिए। अब वीडियो स्ट्रीमिंग डिवाइसेस कैन हैंडल 1000 यूजर्स स्ट्रीमिंग कंटेंट साइमल्टेनियसली बिकॉज ऑफ इस हाई थ्रूपुट सर्विस। तो अगर आपके सर्वर का जो हाई थ्रूपुट है, मतलब 1 सेकंड में कितनी प्रोसेस को वो रिस्पॉन्स कर सकता है, अगर वो 1000 लोगों को कर सकता है, इट मीन्स दैट कि उसका जो थ्रूपुट है 1000 है। ठीक, अगर वो 10 का उसका थ्रूपुट होगा, तो आप 1000 रिक्वेस्ट डाल दोगे तो वो खत्म हो जाएगा, एरर आ जाएगा, राइट। तो ये हमारा हो गया थ्रूपुट, और आई बिलीव कि आपको थ्रूपुट और लेटेंसी में डिफरेंस समझ में आया होगा। और अगर इसके बावजूद भी नहीं आया, तो मेरे पास और 2 डेफिनेशंस हैं जिससे आप चीज़ों को सीखेंगे यहाँ पर। ये थ्रूपुट क्या करता है, it refers the amount of the data processed and the transmitted in a given time period. It measure a capacity of the volume and data of a system can handle. मतलब ये हुआ कि आपका सिस्टम है 1 सेकंड में कितने रिस्पॉन्सेस को हैंडल कर सकता है, कितने वॉल्यूम ऑफ डेटा को हैंडल कर सकता है, ये आपके सिस्टम का थ्रूपुट हो जाएगा। चलेगा, चलेगा। आपके सर्वर है और आपके सर्वर में किसी ने 1000 लोगों ने एक साथ कर दिया, तो आपका थ्रूपुट कितना हो गया, 1000। अगर वो 2000 को हैंडल कर रहा है, तो वो आपका थ्रूपुट हो गया। चलिए, कि 1 सेकंड में कितने रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है। अब लेटेंसी क्या होता है, इट इज द डिले बिटवीन द इनिशिएशन ऑफ द रिक्वेस्ट एंड द रिस्पॉन्स ऑफ द टाइम टेकन फॉर द डेटा टू ट्रेवल फ्रॉम वन सोर्स टू द डेस्टिनेशन, इट मेजर द डिले इन द सिस्टम। मतलब आपने अपने सिस्टम में जैसे ही वो क्लिक किया था ना बटन, तो कितना डिले होता है, ठीक है, ये क्या मेजर करता है, कि जो आपने यहाँ पर सिस्टम में रिस्पॉन्स कर रहा है आपका, और आपने यूजर ने इनपुट दिया और सिस्टम रिस्पॉन्स कर रहा, उसमें जो टाइम लग रहा, वो होता है हमारा लेटेंसी। और एक टाइम में 1 सेकंड में कितना आपका सिस्टम हैंडल कर सकता है रिक्वेस्ट को, वो हो जाता है आपका थ्रूपुट। ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि मॉडल्स के टर्म में आप देखेंगे तो ये होता है कि कितना लेटेंसी है हमारे मॉडल का, आपने सुना होगा, ठीक है, कि 1 सेकंड में कितने डेटा को वो प्रोसेस करेगा। चलिए, आप बेसिक है, इतना आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे मूव करते हैं। जीरो शॉट लर्निंग। जीरो शॉट लर्निंग का बहुत ही सिंपल सा मतलब होता है, जब भी हम मॉडल, जो एक मॉडल हमने ट्रेन किया, अब मॉडल को हमने एग्जांपल्स देके ट्रेन करते हैं कि भाई ये है हमारा डेटा, और मैं आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा तो आपको ऐसा आंसर करना है, फिर ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा तो ऐसे में चार चार पाँच पाँच सैंपल देते हैं, ताकि मॉडल सीख जाता है किस तरीके से क्वेश्चन पूछने पे किस तरीके से हमें आंसर करना है। लाइक मैंने उससे पूछा कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो हम उसे एग्जाम्पल देंगे कुछ कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ यूएसए पूछने पे आपको ये देना है, तो वो अपने आप सीख जाएगा। देन हम उससे पूछेंगे व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो वो बता देगा न्यू दिल्ली, राइट, या बता देगा न्यूयॉर्क, अपोजिट आप कुछ भी कर सकते हैं। तो जब हम मॉडल को ये सारी चीज़ें ना सिखाएं, ठीक है, सिर्फ मॉडल को ट्रेन कर दिए हैं और ये इस तरीके से आंसर देना उसे नहीं सिखा रहे कि किस तरीके से उसे आंसर देना, तो उसे बोलते हैं जीरो शॉट लर्निंग। समझ में आ गया होगा। अगर हम यहाँ पर बोलते हैं वन शॉट लर्निंग, तो उसका मतलब क्या होता है कि हम एक एग्जाम्पल देके उसे सिखा रहा है। फिर रहती है एक हमारी फ्यू शॉट लर्निंग, जिसका मतलब होता है कि मल्टीपल एग्जाम्पल्स देके उसे सिखा रहे हैं, ठीक है। तो जितने एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी एग्जाम्पल नहीं दे रहे हो, उससे कुछ भी नहीं सिखा रहे हो, बस आपने मॉडल को ट्रेन किया है, तो वो होती है हमारी जीरो शॉट लर्निंग। आप देखें, मॉडल कैन परफॉर्म अ टास्क इट हैज़ नॉट बीन एक्सप्लिसिटली ट्रेन्ड ऑन अ जनरलाइज्ड डेटा। जो भी उसने पहले डेटा से सीखा था, बाहर किसी भी डेटा का यूज करके उसे सिखा नहीं रहे कि भाई साहब आपको इस तरीके से आंसर करना है। इसे बोलते हैं जीरो शॉट लर्निंग। बस जी, ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल है, आपको समझ में भी आ गया होगा। अब बात करते हैं फेडरेटेड लर्निंग। आई बिलीव ये वर्ड आपको नहीं पता होगा, ये सुना भी नहीं होगा आपने, फेडरेटेड लर्निंग। फेडरेटेड लर्निंग होता क्या है, एक जैसे आपने देखा कि आपका मॉडल है जो कि एक सर्वर में है, सर्वर में तो कहीं ना कहीं रखा होगा, बट आप चैट जीपीटी यूज़ कर रहे थे, आपका दोस्त यूज़ कर रहा है, आपका फ्रेंड यूज़ कर रहा है, घर वाले यूज़ कर रहे हैं।
आप सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, तो आपके सिस्टम में किस तरीके से मॉडल ने आंसर किया, यहाँ से, ठीक है, जो रिस्पॉन्स आया, ये सारे रिस्पॉन्सेस कहाँ जा रहे हैं, इस सर्वर वाले सिस्टम के अंदर जा रहे हैं, और मॉडल को पता चल रहा है कि क्या गलती करना, किस तरीके से आंसर करना। लेट्स सपोज आपने क्वेश्चन पूछा और आपको आंसर सही नहीं लगा, तो आपने उसे रेट कर दिया कि नहीं ये तो गलत है। फिर आपने दोबारा पूछा, फिर आपने कहा हाँ ये वाला सही है, तो रेटिंग मिली। तो इस रेटिंग को यहाँ से जो सर्वर वाला सिस्टम है ये सीख रहा, इसको बोलते हैं फेडरेटेड लर्निंग। होता क्या है, देखिए दिखाते हैं आपको, और आप कहेंगे डाटा चले जाएगा हमारा, नहीं, आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं जाती, वो सिस्टम सिर्फ जो अपने रिस्पॉन्सेस हैं उन्हीं को लेके और उस पर अपना सीखने की कोशिश करता है। ये देखिए, एस डिसेंट्रलाइज मशीन लर्निंग अप्रोच वेयर द डेटा रिमेन्स ऑन द यूजर डिवाइस, डेटा कहाँ रहेगा, यूजर के डिवाइस में। जो आपने क्वेश्चन पूछा वो आपके क्वेश्चन डेटा में है, मतलब आपके फ़ोन में वो डेटा रहेगा। ओनली मॉडल अपडेट आर शेयर्ड विद द सेंट्रल, जो मॉडल में अपडेट्स आते हैं वो शेयर होते हैं सेंट्रल सर्वर के साथ, ठीक है। जो मॉडल ने अपडेट किया है कुछ, ठीक है, वो वहाँ पर सेंट्रल सर्वर में आया है, प्राइवेसी आपकी नहीं जाएगी, ठीक। तो आप देखेंगे अ लैंग्वेज मॉडल इंप्रूव अक्रॉस अ मिलियन ऑफ स्मार्टफोन बाय लैंडिंग लोकली ईच डिवाइस एंड शेयरिंग द अपडेट टू द सेंट्रल सर्विस विदाउट ट्रांसफरिंग द पर्सनल डेटा। मतलब समझ में आ गया होगा कि जीपीटी जब आया था तो फ्री किया गया था। अब फ्री करने का पर्पस यही था कि जितने ज़्यादा लोग यूज़ करेंगे, तो उससे क्या होगा, मल्टीपल फ़ोन, मल्टीपल वेबसाइट से उसे यूज़ करा, मतलब मल्टीपल मेल से उसे यूज़ करा जा रहा होगा। तो आप जिस तरीके से उससे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो जीटीपी अपने आप, जीपीटी अपने आप ट्रेन हो गया और उसके आंसर अब अच्छे आने लगे। क्यों? क्योंकि मिलियंस बिलियंस ऑफ लोग उसे यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ से फेडरेटेड लर्निंग कर करके वो इतना अच्छा हो गया। ठीक है? तो अगर हम लोग इतना यूज़ ना करते तो शायद जीपीटी इतना अच्छा भी काम भी नहीं कर रहा होता। इसीलिए मॉडल्स को ओपन सोर्स लोग बनाते हैं पहले, और जब ओपन सोर्स हो गया, लाखों हज़ारों लोग यूज़ करने लग गए, उनके यूज़ करने से फेडरेटेड लर्निंग मॉडल ने कर लिए। आप चाहें तो उसे क्लोज़र करके पैसे भी कमा सकते हैं, क्योंकि अब उसका आंसर और अच्छा आ जाता है। ठीक है? होता क्या है, जैसे आपने देखा जीपीटी 3 आया था, अब जीपीटी 3 पे उसने बहुत सारी फेडरेटेड लर्निंग की, उसके बाद मॉडल तो अच्छा हो गया। उसी मॉडल को शायद उन्होंने बना दिया नया मॉडल, उसमें कुछ और चीज़ें ऐड की, बन गया जीपीटी 4, अब वो आपको पेड मिल गया। ठीक है? तो एक्चुअल में हुआ क्या है कि हमने ही मॉडल को अच्छे से ट्रेन करवाया अपने सिस्टम में यूज़ कर करके, और बाद में वही मॉडल हमें एज़ ए जीपीटी 4 के फॉर्म में मिल गया। ठीक है? बाय द वे इसमें ऐसा नहीं, बिल्कुल सेम तो नहीं, बाकी फीचर्स भी अच्छे हैं उसके। तो मूव करते हैं नेक्स्ट, नॉलेज ग्राफ। अब ये हमारा एक नया डेटा स्ट्रक्चर टाइप का रहता है, नया तो नहीं कहेंगे बेसिकली, ठीक है, नया डेटा स्ट्रक्चर रहता है जो कनेक्शंस बताता है, ठीक है। जैसे हमने देखा था स्ट्रिंग, जो कि स्ट्रिंग के बारे में बताएगा। इस तरीके से एक, अगर आप गूगल पे जाके कुछ सर्च करते हो, तो सर्च करने पे आपको सब कुछ मिलता है कि उस पर्सन के बारे में आपने सर्च किया, उस पर्सन से लोकेशन क्या था, उसका बर्थ प्लेस क्या था, उसने किस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, तो मतलब मल्टीपल चीज़ें आपको पता चल रही हैं। एक ग्राफ पता चल रहा है, राइट? एक ग्राफ होता है ना जिसमें सब कुछ कनेक्टेड होता है, कनेक्शन, एक फ्लो चार्ट टाइप का। तो वही सारी चीज़ें आपको जो पता करने के लिए एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, उस डेटा स्ट्रक्चर को बोलते हैं नॉलेज ग्राफ। और ये आजकल हमारा इसमें भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है जनरेटिव एआई के अंदर, अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी हम इसे बहुत यूज़ कर रहे हैं। लाइक अगर आप एग्जांपल देखेंगे, आइंस्टीन के बारे में आपने सर्च किया, तो वर्थ दिखेगा, उसका अचीवमेंट दिखेगा, साइंटिस्ट दिखेंगे, तो ये सारी चीज़ें इस डेटा स्ट्रक्चर की वजह से हो पाती हैं। इसे बोलते हैं नॉलेज ग्राफ। एआई एथिक्स। अब एआई एथिक्स क्या है, ये तो आई बिलीव आपको पता होगा। एथिक्स का मतलब यहाँ पर, जैसे हमने ऑलरेडी देखा है एक चीज़, कॉन्स्टिट्यूशनल एआई। अब एथिक्स के अंदर भी वैसी ही कुछ चीज़ें हैं, मतलब कि कुछ हमने ऐसे बोला है कि एआई हमारा फेयर होना चाहिए, ठीक है। उसका एक रूल बोला कि इस तरीके से एक अच्छा एआई है, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। आप फील्ड फोकस, जो लोग हैं, जो फील्ड है एआई की, वो फोकस करता है कि एआई सही से आंसर दे, एआई बायस्ड आंसर ना दे, एआई ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करे कि कहाँ से उसने आंसर लिया, कहाँ से वो बता रहा, एआई अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करे। तो अगर ऐसी कोई ब्रांच एआई की जो ये सारी चीज़ों को डील करती है, उसे बोलते हैं एथिक्स एआई। और ये एक अच्छा नया स्कोप आ चुका है मार्केट में। अगर आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट है, देन यू हैव अ न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। ठीक, एआई सिस्टम है ऑपरेटेड रिस्पॉन्सिबली विदाउट बायस्ड डिस्क्रिमिनेशन, हम ऐसा कुछ ना करें। तो इसे रोकने के लिए जो हमारा नया ब्रांच है एआई का, हम बोलेंगे टूल है, टूल तो नहीं कहेंगे, ब्रांच है, उसे बोल देते हैं एआई एथिक्स। इसके बाद आ जाता है हमारा एज एआई। अब एज एआई क्या होता है? एज एआई समझने से पहले बेटर होगा कि आप ये समझो कि एज कंप्यूटिंग क्या होता है। अब आपने क्लाउड कंप्यूटिंग सुना होगा। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है कि आपके जो डेटा है वो कहाँ स्टोर होता है, क्लाउड पे, ठीक है। बट कुछ ऐसे हमारे रियल टाइम चीज़ें होती हैं जहाँ पर हम डेटा को क्लाउड में स्टोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम डेटा कहाँ स्टोर करा लेते हैं, उसी डिवाइस में स्टोर करा लेते हैं, ताकि जब ज़रूरत पड़े वहाँ से डेटा वापस आ जाए। अब क्लाउड में क्यों नहीं कराते हैं? क्योंकि इतना रियल टाइम में चीज़ें ना, क्लाउड में थोड़ा सा टाइम लगता है, डिले हो सकता है।
तब तक यहाँ गड़बड़ हो सकती है। कैसे? एग्जांपल देते हैं कि एक कार है सेल्फ ड्राइव वाली, और उस कार का जो डेटा है कि कहाँ पर रोड पे ब्रेक लगाना, क्या सारी चीज़ें करनी है, वो सारा कुछ आगे क्या-क्या चीज़ें आ रही है, उसे प्रोसेस करके सिस्टम को बताना। अगर हम उसे क्लाउड में भेजेंगे तो क्या होगा, वहाँ तो टाइम लग जाएगा और यहाँ कार में कार ब्रेक नहीं मार पाएगी। तो उस डेटा को हम कहाँ करते हैं, कार में ही स्टोर करा लेते हैं। तो इसको बोलता है क्या, जो हम कंप्यूटिंग कर रहे हैं वो डिवाइस के अंदर ही कर रहे हैं क्या, या डिवाइस के नियर बाई एरिया में कर रहे हैं, उसे बोलते हैं एज कंप्यूटिंग। ठीक, अब बस यही है कि अगर हमने वो प्रोडक्ट एआई वाला प्रोडक्ट था जिसको हमने उसका डेटा है पास में स्टोर कराया, तो उसे बोल दिया एआई, एज एआई, सिंपल है। डिप्लॉइंग एआई मॉडल डायरेक्टली ऑन द डिवाइस लाइक स्मार्टफोन। जब एआई मॉडल्स हमारे हैं, उनको अगर हम आईओटी डिवाइसेस, स्मार्टफोन, इन सारी चीज़ों के अंदर डाल दें और इनका जो डेटा होता है इनको हम वहीं पे स्टोर करा दें, तो ऐसे डिवाइसेस को हम बोल देते हैं क्या, एआई डिवाइसेस या एज डिवाइसेस। आई बिलीव दैट चीज़ आपको समझ में आ गई। इंस्टेड ऑफ क्लाउड बेस्ड सिस्टम, हम डायरेक्टली सिस्टम के अंदर ही डेटा को स्टोर करा देते हैं। दिस रिड्यूस द लेटेंसी, और लेटेंसी रिड्यूस होगी तो हमारा, जैसे आपने कहा ब्रेक, या सिस्टम को पता चला ब्रेक लगाना तो तुरंत ब्रेक लग जाएगी। क्लाउड पे जाएगा तो ब्रेक लगते लगते सिस्टम ही, वो ह्यूमन ही ब्रेक ना लग जाए, उसकी लाइफ में ना ब्रेक लग जाए। अब बचा हमारा लास्ट क्वेश्चन, एंड आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस आई बिलीव समझ में आए होंगे। एक्सप्लेनेबल एआई। अब ये ब्रांच हमारी ये होती है जिसका काम होता है कि जो एआई है वो ट्रांसपेरेंट डिसीजन बनाए। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था ना लोन वाला, तो वो हमारा था कि जो आंसर आएगा वो ब्लैक बॉक्स नहीं होना चाहिए, मतलब वाइट बॉक्स आंसर जो होता है, हम बोलेंगे वाइट बॉक्स बनाने की जो हम कोशिश कर रहे हैं उसी को बोलते हैं एक्सप्लेनेबल एआई, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं एक्स ए आई से। और इसका पर्पस ये होता है कि आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से आपका जो आंसर आया है वो कहाँ से आ रहा है। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूँ परप्लेक्सिटी देखा होगा। अब परप्लेक्सिटी का जो आंसर आता है, आपको पता है कि अगर आप गूगल पर सर्च करते हो तो उसका रिसोर्स वो देता है, तो वहां पर क्या किया जा रहा है, एआई को थोड़ा सा एक्सप्लेनेबल बनाया जा रहा है कि भाई यहाँ से इस रिसोर्स से हमने ये आंसर निकाला है। गूगल के अंदर भी आ गया है सर्च जीपीटी। तो ये सारे तरीके क्या हैं कि सोर्स हमारा ये है, डेटा यहाँ से लिया गया, ट्रांसपेरेंट हम बना रहे हैं इसे, राइट। अब ये ट्रांसपेरेंट बना रहे हैं, इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं एक्सप्लेनेबल एआई। सो आई बिलीव, आई होप कि आपको ये नए 20 वर्ड सीखने को मिले हुए, और आपको काफ़ी मज़ा आ रहा होगा ये सारी चीज़ें सीख के इतनी आसान तरीके से, जिसको हमने एक बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए जिनके थ्रू सारी चीज़ें हमने सीखी हैं। और ये बिलीव ये सारे वर्ड्स एक्चुअल में आपको आने चाहिए। नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, ये वीडियो आपने देख ही ली, अब आपको सारा मिल जाएगा। बाकी ये पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी यहीं पे नीचे डैशबोर्ड के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर पोस्ट लिंक आपको इंटरव्यू सीरीज दिखेगी, वहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिंक। तो परेशान नहीं होना, जाके जाओ इस पीडीएफ को डाउनलोड करो और पढ़ो, बताओ कैसा लगे आपको ये सारे कॉन्सेप्ट। और अगर किसी में डाउट है इसके बावजूद तो आप आंसर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स इट गाइस, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। दैट्स इट, थैंक यू गाइस।